प्रिय विद्यार्थियों, स्नातक प्रथम वर्ष कला राजनीति विज्ञान की कक्षा में आज हम शक्ति, पावर, सत्ता अथवा प्राधिकार, अथॉरिटी और वैधता अथवा औचित्य पूर्णता लेजिस्लेसी को लेंगे। जो परंपरागत राजनीतिक अध्ययन था वो राज्य का अध्ययन राजनीति शास्त्र को, राज्य का अध्ययन सरकार का अध्ययन कहता था। लेकिन आधुनिक विद्वान राजनीति को शक्ति का विज्ञान मानते हैं, ए साइंस ऑफ पावर और ए साइंस ऑफ डिसीजन मेकिंग। राजनीति शक्ति का विज्ञान है, राजनीति निर्णय प्रक्रिया का विज्ञान है। ऐसी आधुनिक दृष्टिकोण के विद्वानों की मान्यता है। तो इस क्रम में शक्ति, सत्ता, वैधता, पावर, अथॉरिटी एंड लेजिस्लेसी परस्पर जुड़े हुए हैं। राजनीति के आधुनिक अध्ययन को समझने के लिए हम इनको तीनों को जोड़कर एक साथ एक बार हम लेते हैं। आधुनिक विद्वान राजनीति की परिभाषा करते हैं। राजनीति में जो भी एक्टिव पर्सन है, राजनीति में जो भी सक्रिय व्यक्ति है, वो शक्ति प्राप्त करना चाहता है और प्राप्त शक्ति को बनाए रखना चाहता है। राजनीति में शक्ति को बढ़ाना चाहता है। तो ये तीन चीजें चलती हैं: शक्ति पाना, शक्ति को बनाए रखना, शक्ति को बढ़ाने की कोशिश करना। यही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को भी इसी ढंग से परिभाषित किया जाता है। प्रत्येक राष्ट्र की विदेश नीति के संचालन का उद्देश्य शक्ति प्राप्त करना, शक्ति बनाए रखना और शक्ति को बढ़ाना। तो मार्गेंथ्यू जैसे विद्वान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को शक्ति के लिए संघर्ष, स्ट्रगल फॉर पावर की संज्ञा देते हैं। तो राष्ट्रीय राजनीति भी व्यक्तियों के मध्य शक्ति संघर्ष है। अर्थात एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, एक राजनीतिक व्यक्ति वो है जो शक्ति प्राप्त करने की लालसा रखता है, शक्ति बनाए रखना चाहता है, शक्ति बढ़ाना चाहता है। तो हम एक बार पुनः ध्यान दें। मान लो आप या मैं चुनाव लड़ते हैं तो हमें केवल 5 वोट मिलते हैं, दूसरों की बहुत ज़्यादा वोट मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान देंगे, लोग हमारा मजाक उड़ा सकते हैं, लोग हमारा उपहास कर सकते हैं, लेकिन हमें 5 व्यक्तियों का समर्थन प्राप्त हुआ है। यही एक शक्ति है, यही एक विश्वास है, ये उनका सहयोग है। हम इसको महत्व समझें। हम उन 5 जो हमारे मतदाता हैं उनके समर्थन से, उनके योगदान के महत्व से इनकार नहीं कर सकते। और राजनीति में निरंतर इस प्रकार की क्रिया चलती है। लेकिन जो शक्ति की अवधारणा है, विज्ञान में भौतिक शक्ति होती है, यहाँ पर राजनीतिक शक्ति। मैंने व्यक्तियों का उदाहरण दिया, वोट की, राजनीति का उदाहरण दिया, 5 व्यक्ति के वोट की शक्ति का उदाहरण दिया। राजनीति में जो शक्ति है वो वोट की शक्ति से ही जुड़ा है। लोकतंत्र में जन समर्थन, लोकतंत्र में वोट के माध्यम से किसी
बात का समर्थन करना, यही राजनीतिक शक्ति है। मैं समझता हूं कि इसको आप समझेंगे। तो जो व्यक्ति की शक्ति होती है वो बड़ी अस्पष्ट और अनिश्चित होती है। व्यक्ति का मूड कैसा है, व्यक्ति किसी चीज पर कैसी प्रतिक्रिया कर सकता है, ये स्थिति अलग अलग हो सकती है। अर्थात व्यक्ति शक्ति, किसी संगठन की शक्ति, किसी व्यक्ति की शक्ति एक नदी की भांति है। जब बाढ़ आती है तो नदी किनारों को तोड़ती हुई बहती है और गर्मी के मौसम में नदी सूख जाती है। ये हम इस नदी के क्रम को शक्ति से तुलना कर सकते हैं। उदाहरण के लिए छात्रों का एक समूह प्रदर्शन करता है तो वे 11 बजे प्रदर्शन करते हैं तो बहुत जोश में हो सकते हैं, लेकिन 2 या 3 बजे उनका जोश काफी कुछ बदल चुका होगा। तो ये जो शक्ति का अलग अलग समय पर अलग अलग मापदंड होता है, लेकिन राजनीति में शक्ति को सत्ता में बदला जाता है। जिस प्रकार नदी पर बांध बनाकर पानी को रोका जाता है, फिर उसे कैनाल अथवा नहरों के माध्यम से नियमित रूप से प्रवाहित किया जाता है, सत्ता का सिस्टम भी कुछ इस प्रकार का है। यानी आप प्रशासनिक पद प्राप्त करेंगे, मान लो आप एक सिपाही बनते हैं, तो आप अपने छात्र जीवन में आंदोलन में 11 बजे बड़े उत्साहित हो सकते हैं, लेकिन 2 बजे आपके आंदोलन से अरुचि होने लगती है। लेकिन जब आप सत्ता के रूप में एक सिपाही के रूप में काम करेंगे तो आपको रात को भी ड्यूटी देनी होगी। तो जहाँ व्यक्ति का शक्ति उसके मूड पर निर्भर करती है, उसके जोश पर निर्भर करती है, वहाँ सत्ता एक निरंतरता के साथ एक निश्चित मात्रा में प्रवाहित होती है। ये उदाहरण मैं आपको सरल रूप से समझा रहा हूँ, लेकिन इतना ध्यान रखें कि शक्ति अस्पष्ट और अनिश्चित होती है। हम किसी व्यक्ति को देखकर उसकी शक्ति का अंदाजा नहीं लगा सकते। भौतिक शक्ति का थोड़ा बहुत अंदाजा, राजनीतिक शक्ति का कुछ ज्यादा कुछ कम लगा सकते हैं, लेकिन उसकी एक प्रशासनिक व्यक्ति की, प्रशासनिक पद पर कार्यरत व्यक्ति की शक्ति को हम बिल्कुल स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं। और तो सत्ता स्पष्ट होती है, सत्ता निश्चित होती है और सत्ता कानून के नियंत्रण में होती है। सत्ता अनेक व्यक्तियों द्वारा संचालित होती है। सत्ता पर किसी एक व्यक्ति का एकाधिकार नहीं होता। हम राजनीति क्यों पढ़ें, हम राजनीतिक क्रियाएं क्यों संचालित करें, कहीं न कहीं शक्ति को सत्ता के रूप में बदला जाए, शक्ति को निरंतरता के साथ संचालित किया जाए। जहाँ शक्ति मनमानी हो सकती है, वहाँ सत्ता नियंत्रित, अनुशासित और कानून के नियंत्रण में होती है। सत्ता भागों में बंटी होती है और एक निश्चित प्रक्रिया से उसका प्रयोग होता है। राजनीति शास्त्र का विकास, राजनीति शास्त्र की उपलब्धि शक्ति को सत्ता में बदलने से जुड़ी है। यही हमारे राजनीतिक शिक्षण का महत्व है। यही हमारी राजनीतिक शिक्षण की सफलता होगी कि हम शक्ति की अस्पष्टता, उसे निरंतरता के रूप में बदलने की क्षमता। तो ये शक्ति सत्ता
दो पक्ष हैं। निश्चित गति, निश्चित रूप प्रदान करना। राजनीति, मैं कहूं कि राजनीति क्या है, इतिहास में राजनीति क्या थी, इतिहास में कि राजनीति बिल्कुल स्पष्ट है। राजनीति में मनुष्य क्यों संगठित हुआ, क्यों राज्य के रूप में संगठित हुआ। प्रथम उद्देश्य, दो ही उद्देश्य हैं। एक, शक्ति का विकास करना। मनुष्य भी एक सामान्य जीव था, लेकिन मनुष्य ने अपनी एकता से शक्ति को बढ़ाया, समूह के रूप में अपनी शक्ति को बढ़ाया, और आज मनुष्य बहुत से अस्त्र शस्त्रों का, आधुनिक टेक्निक से युक्त क्षमताओं का प्रयोग करते हुए आज मानव ने पर्याप्त शक्ति संपन्न बना है। तो ये शक्ति का विकास राजनीति का एक लक्ष्य होता है। लेकिन ध्यान रखना, राजनीति विज्ञान केवल शक्ति के विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि शक्ति को दूसरा महत्वपूर्ण लक्ष्य है, शक्ति को निरंकुशता और अत्याचार की दिशा में बढ़ने से रोकना। इतिहास में मानव जैसे सदियों से, हजारों सालों से शक्ति का विकास करता आया है, वहीं शक्ति को निरंकुश और अत्याचार की दिशा में बढ़ने से रोकने के भी उतने ही प्रयास होते आए हैं। तो संपूर्ण राजनीति विज्ञान, चाहे पुराने परंपरागत अध्ययन में शक्ति का अध्ययन नहीं होता था, लेकिन उतना नहीं होता था। प्राचीन भारतीय चिंतन में उसे दंड के रूप में भी कहा गया है। लेकिन शक्ति का विकास व्यवहारिक राजनीति में इतिहास में निरंतर होता आया है, और उसी के साथ निरंकुशता और अत्याचार की दिशा में उसको रोकने के प्रयास भी लगातार इतिहास में होते आए हैं, और सत्ता उसका माध्यम है। तो मैं बिल्कुल सरल शब्दों में तीनों को जोड़कर शक्ति, सत्ता, वैधता को यहाँ स्पष्ट कर रहा हूँ। लेकिन एक बार पुनः मैं अर्थ स्पष्ट करना चाहता हूँ। शक्ति का आज की जो परिभाषा है, दूसरों को प्रभावित करके अपने उद्देश्य के अनुकूल काम लेना। जो राजनीतिक शक्ति है, उसमें राजनीतिक कुशलता ये मानी जाती है कि आप शक्ति का प्रदर्शन करें, आप शक्ति का प्रदर्शन करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति की सफलता प्राप्त करें, न कि शक्ति के प्रयोग करने के अवसर आए। यानी राजनीतिक सफलता शक्ति का प्रदर्शन करते हुए ही अपने उद्देश्यों का पूर्ति करना आधुनिक परिभाषा है। आप इसे समझेंगे, शक्ति का प्रयोग करने की नौबत नहीं आए, प्रदर्शन से काम चलना चाहिए। आधुनिक राजनीति इस बात पर बल देती है। सत्ता शक्ति का संस्थागत रूप है। मैं शक्ति को, सत्ता को अलग अलग लेक्चर के रूप में करूंगा, लेकिन यहाँ पर हम पहले लेक्चर में शक्ति, सत्ता, वैधता तीनों को सामूहिक एक साथ ले रहे हैं। तो मैंने बताया कि सत्ता शक्ति की निरंतरता है, लेकिन इसकी निरंतरता को बनाए रखने के लिए समाज का समर्थन बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसे हम वैधता अथवा औचित्य पूर्णता कहते हैं। सत्ता को अपनी निरंतरता बनाए रखने के लिए समाज को सिद्ध करना पड़ता है कि उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य संपूर्ण समाज के हित में हैं, संपूर्ण समाज की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए शक्ति
सत्ता के रूप में जब संचालित होती है तो उनको वेतन मिलता है। वे सब वेतन समाज के द्वारा दिए गए टैक्स से दिए जाते हैं, अर्थात जनता का सहयोग और सहमति महत्वपूर्ण होता है। और ये तभी संभव है जब जनता उन कार्यों से संतुष्ट हो। तो एक संस्था को, एक सरकार को अपना दीर्घकालीन अस्तित्व बनाए रखने के लिए ये आवश्यकता होती है कि सरकार, सत्ता जनता के समर्थन और सहयोग से, जनता के द्वारा दिए गए टैक्स से संचालित होती है और उसको अपने कार्यों को का औचित्य सिद्ध करना पड़ता है। ये सिद्ध करना पड़ता है कि उनके द्वारा किए गए कार्य समाज के हित में हैं, जनता के हित में हैं, जनता की भलाई में उनकी उपस्थिति आवश्यक है। तो ये शक्ति, सत्ता, वैधता आधुनिक राजनीतिक अध्ययन के माध्यम है। मैं समझता हूँ इस आधुनिकता के साथ, आधुनिक अध्ययन पद्धति के साथ आप इसे समझने का प्रयास करेंगे और महत्व प्रदान करेंगे। धन्यवाद।